नमस्कार दोस्तों, सीबीआईसी के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि B2C इनवॉइसेस के केस में डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड की कॉम्प्लायंस कैसे करनी है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर नंबर 156/12/2021 इशू किया गया है 21 जून 2021, जिसमें कि क्लैरिफाई किया गया है कि डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड B2C इनवॉइस के लिए किसे एप्लीकेबल है और कॉम्प्लायंस कैसे करनी है। सीबीआईसी के द्वारा पहले नोटिफिकेशन इशू किया गया था 14/2020 सेंट्रल टैक्स, जिसमें कि बताया गया था कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उन्हें 1 दिसंबर 2020 से डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड देना ज़रूरी है B2C इनवॉइसेस के लिए, और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन इस पेनल्टी को वेव किया गया था 1 दिसंबर 2020 से 30 जून 2021 के लिए, लेकिन इसमें कंडीशन लगाई गई थी कि ऐसे टैक्स पेयर को 1 जुलाई 2021 से इसकी कॉम्प्लायंस करनी है। तो डायनेमिक QR कोड के लिए बहुत से इश्यूज थे, जिसे कि अब सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है इस सर्कुलर के द्वारा। यदि इनवॉइस UIN होल्डर को इशू की गई हैं तो उस केस में क्या डायनेमिक QR कोड देना ज़रूरी है। यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर होल्डर GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माने गए हैं, इसलिए यदि ऐसे व्यक्तियों को इनवॉइस इशू की जाती है तो उस केस में B2C इनवॉइस उसे माना जाएगा और उस केस में डायनेमिक QR कोड देना ज़रूरी होगा इनवॉइस में। यदि जो व्यक्ति पैसे कलेक्ट कर रहा है उसका UPI ID बैंक अकाउंट से लिंक है, क्या उस केस में उसे IFSC डिटेल देनी होगी डायनेमिक QR कोड के लिए UPI ID के साथ। यदि किसी व्यक्ति का UPI ID स्पेसिफिक बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, यानी कि जो पैसे कलेक्ट कर रहा है, तो उस केस में सेपरेट डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है IFSC कोड एक्स्ट्रा की और बैंक अकाउंट नंबर की। यदि पेमेंट कलेक्ट की जा रही है सप्लायर के अलावा किसी और व्यक्ति के द्वारा जो कि सप्लायर ने ऑथराइज़ किया है, जैसे कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर, तो क्या उस केस में UPI ID उस व्यक्ति की प्रोवाइड की जा सकती है जिससे कि ये ऑथराइजेशन दी गई है कि वो सप्लायर के बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट कर सके। जी हाँ, इस केस में आप उस व्यक्ति का UPI ID प्रोवाइड कर सकते हैं डायनेमिक QR कोड में। यदि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं आउट ऑफ इंडिया, व्यक्ति जो है रिसिपिएंट है और पेमेंट सप्लायर के द्वारा इंडिया में रिसीव की जाए या फॉरेन एक्सचेंज में RBI अप्रूव्ड मोड्स के द्वारा, लेकिन IGST एक्ट के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इंडिया में है, तो इस केस में इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाता है। क्या इस केस में भी डायनेमिक QR कोड इनवॉइस पे इशू होना ज़रूरी है यदि रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि यदि रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में मानी गई है, भले ही पेमेंट फॉरेन करेंसी में रिसीव हो रही है, तो इस केस में डायनेमिक QR कोड देने की आवश्यकता नहीं है इनवॉइसेस पे, क्योंकि इस केस में रिसिपिएंट जो आउटसाइड इंडिया है वो इस डायनेमिक QR कोड को यूज़ नहीं कर सकता पेमेंट करने के लिए। कई बार ऐसे केस होते हैं कि रिटेल सेल होती है, यानी कि काउंटर पे ही सेल हो जाती है और कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर ली जाती है, उसे डायनेमिक QR कोड डिस्प्ले करवा दिया जाता है और उसके बाद इनवॉइस को जनरेट किया जाता है। इस केस में जो इनवॉइस जनरेट की जा रही है वो पेमेंट रिसीव करने के बाद जनरेट की जाती है। इस केस में मर्चेंट सप्लायर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इनवॉइस की डिटेल डायनेमिक QR कोड में प्रोवाइड करे, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि जो कस्टमर से पेमेंट रिसीव की जा रही है उसके लिए यूनिक ऑर्डर ID यानी कि सेल रेफरेंस नंबर जनरेट होता है जो कि इनवॉइस के साथ लिंक किया जाता है। तो इस केस में जो ऑर्डर ID या रेफरेंस नंबर ट्रांजैक्शन के लिए प्रोवाइड किया गया है उसे ही डायनेमिक QR कोड में डिस्प्ले किया जा सकता है बजाय के इनवॉइस नंबर के। इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है, यदि डायनेमिक QR कोड को डिस्प्ले करते हुए इनवॉइस नंबर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ओवर द काउंटर सेल में, या फिर इनवॉइस नंबर
और इनवॉइस जनरेट की जाती हैं पेमेंट रिसीव करने के बाद, तो उस केस में यूनिक ऑर्डर आईडी और यूनिक सेल रेफरेंस नंबर जो कि इनवॉइस के साथ लिंक्ड होना चाहिए यूनिकली, उसे कंसीडर किया जा सकता है डायनेमिक क्यूआर कोड में। लेकिन इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिक ऑर्डर है या फिर सेल रेफरेंस नंबर है वो लिंक हो इनवॉइसेस के साथ जब उन्हें प्रोसेस किया जाएगा। यदि मर्चेंट या सप्लायर के द्वारा पार्ट पेमेंट पहले ही रिसीव कर ली गई है, जैसे कि एडवांस ले लिया गया है या फिर एडजस्टमेंट कर दी गई हैं जैसे कि वोचर के द्वारा या डिस्काउंट कूपन के द्वारा, इससे पहले कि डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट हो, तो उस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड में इनवॉइस वैल्यू में क्या डालना है। इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि डायनेमिक क्यूआर कोड का मकसद ये है कि रिसिपिएंट या फिर कस्टमर इसे स्कैन कर सके और सप्लायर और मर्चेंट को पेमेंट कर सके। यदि पार्ट पेमेंट किसी भी सप्लाई के लिए पहले ही रिसीव कर ली गई है एडवांस के तौर पे या एडजस्टमेंट के तौर पे, तो उस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड में सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट पेबल ही जो कस्टमर से होगा वो दिखाया जाएगा। इसलिए जो इनवॉइस होगी वो उसमें आपको इनवॉइस वैल्यू दिखानी है, टोटल इनवॉइस वैल्यू, और उसमें क्रॉस रेफरेंस देनी होगी कि पार्ट पेमेंट एडवांस एडजस्टमेंट कितनी की गई है। दोस्तों, इससे पहले भी सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर नंबर 146/2/2021 जीएसटी इशू किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि डायनेमिक क्यूआर कोड से रिलेटेड कॉम्प्लायंस किस प्रकार करनी है। इसलिए वो सर्कुलर इस एक्सटेंट तक मॉडिफाई किया गया है। यह पुराना सर्कुलर 146/2/2021 जो कि सीबीआईसी के द्वारा इशू किया गया था, जिसमें कि डायनेमिक क्यूआर कोड से रिलेटेड कॉम्प्लायंस डिस्कस की गई थी, जिसमें कि बताया गया था कि डायनेमिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल होगा यदि रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है और वह अनरजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइसेस इशू करता है, तो उस केस में ये उसे देना होगा क्यूआर कोड। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होगा इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग कंपनी के केस में, जीटीए के केस में यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में, या फिर यदि सर्विस सप्लाई की जाती है सिनेमा हॉल्स में मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अंतर्गत, या OIDAR सप्लाईज हैं, या फिर एक्सपोर्ट सप्लाईज हैं। क्विक रिस्पॉन्स कोड क्यूआर कोड में कौन सी डिटेल होनी चाहिए ये बताया गया था, जैसे कि सप्लायर GSTN नंबर, सप्लायर UPI ID, पेई बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC, इनवॉइस नंबर एंड न्यू टोटल इनवॉइस वैल्यू, GST अमाउंट अलोंग विद ब्रेकअप ऑफ GST। यदि सप्लायर तो डायनेमिक क्यूआर कोड प्रोवाइड करता है लेकिन कस्टमर बिना डायनेमिक क्यूआर कोड को यूज़ किए हुए पेमेंट करता है, तो क्या उस केस में भी क्रॉस रेफरेंस प्रोवाइड करनी होगी इनवॉइस की पेमेंट की। जी हाँ, यदि डायनेमिक क्यूआर कोड को डिस्प्ले किया गया है लेकिन रिसिपिएंट के द्वारा किसी और मोड से पेमेंट की गई है, जैसे कि UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग एक्स्ट्रा, तो उस केस में इसका क्रॉस रेफरेंस देना होगा इनवॉइस के ऊपर। और यदि कैश में पेमेंट की गई है तो भी क्रॉस रेफरेंस देना होगा इनवॉइस के अंदर। यदि सप्लायर किसी और मोड से पेमेंट लेता है, जैसे कि UPI, कलेक्ट UPI इंटेंट या कोई और मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देता है लेकिन डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्ले नहीं करता है, तो क्या उस केस में भी डायनेमिक क्यूआर कोड की कंप्लायंस की जानी है। इस केस में आप पेमेंट की रेफरेंस दे सकते हैं इनवॉइसेस में और ये माना जाएगा कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड को कंप्लाई किया है। लेकिन यदि पेमेंट की जा रही है इनवॉइस को जनरेट हो जाने के बाद, तो उस केस में सप्लायर को डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस पे प्रोवाइड करना होगा। यदि इनवॉइस के इशू हो जाने से पहले ही पेमेंट कर दी गई है, यानी कि प्रीपेड इनवॉइस के केस में, तो क्या उस केस में भी क्यूआर कोड को जनरेट करना ज़रूरी है। इस केस में आप पेमेंट की रेफरेंस दे सकते हैं इनवॉइस पे। यदि पहले ही पेमेंट हो गई है, इसे माना जाएगा कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड को कंप्लाई किया है। लेकिन यदि पेमेंट बाद में हो रही है इनवॉइस को जनरेट करने के बाद, तो उस केस में आपको डायनेमिक क्यूआर कोड देना होगा इनवॉइस पे। यदि सप्लाई ई-कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा की गई है और ई-कॉमर्स ऑपरेटर डायनेमिक क्यूआर कोड की कंप्लायंस कर देता है, क्या सप्लायर को सेपरेटली कंप्लायंस करनी है। यहाँ पे बताया गया कि जो नोटिफिकेशन है वो सप्लायर और रजिस्टर्ड पर्सन को सेपरेटली अप्लाई होगा।
इस प्रकार यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा पेमेंट रिसीव की गई है तो सप्लायर उसकी क्रॉस रेफरेंस दे सकता है जो इनवॉइस इशू की गई हैं, तो ये माना जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड की कंप्लायंस हुई है। और यदि इनवॉइस को जनरेट करने के बाद पेमेंट की जा रही है तो उस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड प्रोवाइड करना होगा इनवॉइसेस में सप्लायर को। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, आईटीएटी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।